Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our new topic, almost new chapter, which is unit number 9. Unit number 9, diversity among animals. Diversity among animals. In the last chapter, we discussed the diversity of the plants, that how plants are diverse in different groups and the different species and classes. And now we are going to start with the diversity among animals. कि एनिमल्स में डाइवर्सिटी जो है वो कैसे होती है और एनिमल्स में जो डाइवर्सिटी है वो कितनी क्लासिफिकेशंस हम उसकी कर सकते हैं, कितनी क्लासिफिकेशंस में उसको डिवाइड कर सकते हैं. एक्चुअली हुआ ये होता है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एनिमल्स इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं और उन मिलियन ऑफ एनिमल्स में से किसी एक को उठा के उसके बारे में पढ़ना इट इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस. तो इसलिए जो हम डाइवर्शंस बनाते हैं या जो क्लासिफिकेशंस करते हैं उसमें हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स को किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं. जैसे अब हम जो है उसे फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटोजोआज आपने पढ़ा, जैसे आपने फंजाई पढ़ा, यानी इनकी डिफरेंट हमने जो है ग्रुपिंग की हुई है जिससे अगर जिन एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं एक दूसरे से उनको हम किसी एक कैटेगरी में रख देते हैं और किसी एक ग्रुप में रख देते हैं और फिर उस ग्रुप में जितने भी एनिमल्स इंक्लूड होते हैं या जैसे कोई प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स आपको करवाया था जिसमें प्लांट्स इंक्लूड होते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलते हैं. तो बजाय इसके कि हम किसी एक प्लांट को उठाएं या एक एनिमल को उठाएं और उस एक को स्टडी करें, तो हम एज अ ग्रुप जब डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं कि इसी ग्रुप में मौजूद जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिमिलर हैं. ठीक है, वे ऑफ रिप्रोडक्शन उनका सिमिलर है, वे ऑफ न्यूट्रिशन उनका सिमिलर है, वे ऑफ उनका ग्रोथ डेवलपमेंट, हर चीज़ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर होते हैं. तो इसलिए जब हम एनिमल्स को या प्लांट्स को किसी भी ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो एक चीज़ आप सामने रखें कि जिस ग्रुप में एनिमल्स होंगे, जिस ग्रुप के एनिमल्स होंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके साथ मिलते होंगे ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ जो उसके अंदर मौजूद होती हैं. जब एनिमल्स की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं फाइलम्स पे. हमने एनिमल्स को जिन कैटेगरीज में डिवाइड किया है हमने उसे फाइलम्स का नाम दे दिया है कि द एनिमल बिलोंग टू द फाइलम. जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे स्कॉर्पियंस हैं, ये फाइलम नेमेटोडा, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, यानी ये सारे फाइलम्स हैं और इन फाइलम्स में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज़ इन फाइलम्स में आएंगे उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करेंगे. बुक से देखते हैं. द किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड ऑल एनिमल्स. द वर्ड एनिमल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अनीमा विच मीन्स ब्रीथ और सोल. यानी कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें तो तमाम के तमाम एनिमल्स जो हैं वो इंक्लूड हो चुके हैं. फिर एनिमेलिया को आगे फर्दर हमने डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया है. ठीक है, अच्छा, एनिमिया जो है वर्ड उसका मीनिंग है ब्रीथ या सोल, यानी रूह होना, यानी उनको सांस लेते हैं और उनके अंदर जो है वो रूह भी होती है. एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स विच आर डेवलप्ड बाय फ्यूजन ऑफ हेप्लॉइड एंड नॉन मोटाइल एग्स एंड हेप्लॉइड एंड मोटाइल स्पर्म्स. अब इसमें जो है जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, सबसे पहले देखें जो भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका वजूद कैसे आया. तो जब रिप्रोडक्शन की बात होती है तो उसमें हम देखते हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल. अब यहाँ पर जो स्पर्म है दैट इज़ अ मोटाइल, वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वो एग के पास जाता है. एग यहाँ पर एज अ नॉन मोटाइल जो है ऑर्गेनिज्म है और एग के अंदर वो स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन करता है और फ्यूजन होती है एन नंबर ऑफ हेप्लॉइड सेल्स की. दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट्स, आपको पहले बता चुके हैं. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडीज कॉल्ड एज ज़ूलॉजी. तो वो स्टडी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, अभी तक हमने तकरीबन ज़्यादातर सारा प्लांट्स के बारे में ही पढ़ा है. अब जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो दिस इज़ ज़ूलॉजी. और प्लांट्स की स्टडी को एज यू नो कि हम कहते हैं बॉटनी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? Characteristics of the animal. All animal are eukaryotic multicellular heterotrophic organisms found almost all types of habitats such as terrestrial, aquatic, aerial, aerobial. Most animals are
motile, and some are sessile, but their larva stage is motile. Few are parasite in and size ranges from microscopic worms to a very large size blue whale, almost 150 tons. अब इसमें जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास आया है कि दे आर यूकैरियोटिक, हैविंग न्यूक्लियस. फिर इन्होंने कहा कि दे आर हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रोट्रॉपिक मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर food. Then we said that they have exist in all habitats, maybe terrestrial, maybe marine and everyone. ठीक है, जिस किस्म का habitat इनको मिलता है ये वहाँ पे survive करते हैं. Some of them are motile, most of them are motile. बहुत सारे जो हैं वो motile हैं, यानी वो move कर सकते हैं. But some are sessile, मीन्स नॉन मोटाइल. ठीक है, कुछ इसमें से मोटाइल हैं और जो मोस्ट ऑफ देम इसमें से मोटाइल हैं और बाकी जो है वो ससाइल हैं. ओके, एंड देयर साइजेस रेंजेस फ्रॉम, ये मोस्ट माइक्रोस्कोपिक से लेके ये लार्ज एनिमल्स तक जाते हैं. लाइक अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करेंगे तो हम वॉर्म्स की बात करते हैं, और अगर लार्ज एनिमल्स या वेल की बात करें which have 150 tons weight. So these are the simple characteristics of the animals, few of. अच्छा, locomotion mostly by means of muscle fibers. They use their muscle fibers for their locomotion. Most animals contain 2 sets of chromosomes in their body. Most of the animals have 2 sets of the chromosomes. ठीक है, they respire both aerobically and anaerobically. Aerobically भी इनकी respiration होती है और anaerobically भी, with oxygen or without. अच्छा, the body of the animal may be from soft to hard. सॉफ्ट पर चले जाएं तो फिशेस को आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं. ठीक है, और हार्ड पे चले जाएं तो आप देखें कि क्रोकोडाइल की स्किन, स्नेक की स्किन, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. ठीक है, hard, diploblastic and triploblastic, either readily symmetrical or bilaterally symmetrical. readily symmetrical, bilaterally का मतलब होता है कि हम जब उसको कट करेंगे तो बॉडी पार्ट्स कंटिन्यूलेटरली हो जाएंगे. अगर हम एक लिजर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम लिजर्ड को डिवाइड करेंगे तो इसके बॉडी पार्ट्स जो है वो लेटरली डिवाइड हो जाएंगे, 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे. और बायलेटरली यस, वो जो है वो उसका मतलब ये है कि हम जब उसे इस तरह से डिवाइड करेंगे तो उनकी सिमेट्री जो है वो रेडिकल सिमेट्री हो जाएगी. ठीक है, देयर बॉडी इज़ मोस्टली covered with shells, chitin, bone plates, scales, furs, feathers, etc. आप दुनिया में जितने भी एनिमल्स देख लें, किसी के ऊपर फर्स हैं, किसी पे पर हैं, किसी के फिन्स हैं, किसी की गिल्स हैं, किसी की स्किन है. तो मीन्स ये कि उनके ऊपर जो उनकी कवरिंग होती है या वो काइटिन होती है, तो वो सारी कवरिंग्स जो हैं वो उसमें एग्जिस्ट करती हैं. Bilaterally symmetrical animals may be either acoelomates और सूडोसिलोमेट्स. अब इसमें बायलेटरल सिमेट्रिकल अगर हम देखें तो इसमें कुछ जो है वो एसिलोमेटेड है जिसमें प्लेटीहेलमिन्थीज आते हैं, और सूडोसेलोमेट्स आते हैं जिसमें नेमेटोडाज आते हैं, और सिलोमेट्स फ्रॉम एनेलिडा टू कॉर्डेटा. दे पोजेस ओनली इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, यानी ये सिर्फ इंजेक्शंस करते हैं, खाते हैं. एनिमल्स हैव आइदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओपनिंग और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. अब यहाँ पर भी डिवाइड हो जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्हेंस है या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस नहीं है. लाइक ऐसे होता है कि जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है तो वो पूरा स्ट्रक्चर, जैसे कल मैंने आपको डाइजेशन कराई थी कि फ्रॉम बकल कैविटी टू एनस तक, वो सारा सिस्टम उसी सिस्टमेटिकली वो आता है. और अगर अनकम्प्लीट डाइजेशन होगी, इनकम्प्लीट डाइजेशन में ये है कि वो अपने डिफ्यूजन के ज़रिए अपनी बॉडी से जो है वो डिफ्यूजिबल वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो आउट ऑफ बॉडी करेंगे. ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ एंड एनस एट ऑपोजिट एंड. बता दिया आपको कि क्यों ट्यूब लाइक उसका जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक होगा जो माउथ से स्टार्ट होगा और एनस तक जाएगा एट ऑपोजिट एंड्स. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन मोस्ट एनिमल्स वाइल इन एब्सेंट इन पोरिफेरेंस एंड सीलेंट्रेट्स. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम जिससे
बॉडी के जो है वो वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो एक्सपेल आउट होते हैं। उसमें जो है एनिमल्स में वो बहुत कुछ एनिमल्स में तो वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होगा। जैसे अगर हम एनिमल्स की भी बात करें और हायर एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो उसमें भी जो है आप देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन कुछ में जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता, जिसकी एग्जांपल है पॉरीफेरेंस की और सीलेंट्रेट्स की। अब ये सारे फाइलम्स हैं, इन फाइलम के नामों को आपने बिल्कुल याद रखना है। नर्वस सिस्टम इन सम पॉरीफेरेंस इन एब्सेंट वाइल इन सीलेंट्रेट्स न्यूरॉन नेट इज प्रेजेंट। पॉरीफेरेंस में नर्वस सिस्टम नहीं होता, दे डोंट हैव सीएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट अगर हम बात करते हैं सीलेंट्रेट्स की तो उसमें न्यूरॉन का एक पूरा नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम जो है दैट इज इनहेंस्ड। It is well developed in most animals. Sensory cells or sensory organs are also present. जितने भी एनिमल्स होते हैं, अगर आप कैट को देख लें, डॉग को देख लें, हम छोटे एनिमल से बात करते हैं, उनकी सेंस ऑफ स्मेल भी होती है, सेंस ऑफ टच भी होती है, सेंस ऑफ टेस्ट भी होती है। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो है वो 5 सेंसेस जो है एट द टाइम काम करती हैं। ठीक है, दैट इज फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स टू कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स जितने भी हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच हैव द बैकबोन इन देयर बैक और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज कॉर्डिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, और द अदर्स आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें बैकबोन नहीं होती। While lower non-chordates respire only by the diffusion। मैंने आपको बताया कि जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं वो सिर्फ डिफ्यूजन के जरिए ही रिस्पायर कर लेते हैं। उसका कोई, जैसे फ्रॉग की अगर हम एग्जांपल लें तो वो अपने स्किन से भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, एंड दे हैव नोस्ट्रल्स आल्सो कि उससे भी रिस्पायर, दे हैव बोथ वेज टू रिस्पायर। Skeletal system is recorded in all animals which is speculous or spongia fibers like inforiferans। अब skeletal system जो है वो तो हर एक में ही होगा, जाहिर है जब फ्लैश है तो अंदर बोन्स का स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिकली होगा, तो दैट इज़ वेरी इनहेंस्ड। इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स हाइड्रोस्टैटिक skeleton इज प्रेजेंट। बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में जो है वो हाइड्रोस्टैटिक जो है वो मौजूद है, लाइक उनमें जो है वाटर के साथ उसका कम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, while endoskeleton recorded in few molluscs like cuttlefish and echinoderms and vertebrates। एक्सोस्केलेटन ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स लाइक आर्थ्रोपोड्स एंड मिलुस्का। इसमें जो है एक्सोस्केलेटन भी आता है। ठीक है, जिसमें आर्थ्रोपोड्स में भी अगर आप देखते हैं तो वो उनका एक्सोस्केलेटन भी एग्जिस्ट करता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको हर चीज़ जो है, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हो रहा है, आगे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड फ्रॉम एनिलिडिया कॉर्डेटा वाइल इन द इनवर्टिब्रेट्स ट्रांसपोर्टेशन अकर इन डिफ्यूजन। बता दिया आपको कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो हायर एनिमल्स में बहुत ज़्यादा जो है डेवलप्ड फॉर्म में है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो है इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थ्रू स्किन ही होती है या उनकी जो अकर डिफ्यूजन की वजह से। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर सेक्शुअली और एसेक्शुअली। जितने भी एनिमल्स हैं या तो वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या वो एसेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जितने भी हैं वो सेक्शुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एसेक्शुअल बाय माइटोसिस, सेक्शुअल बाय मियोसिस एंड सिंगेमी। एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। सबके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और एग्स। ठीक है, ले एग्स, वो अपने यंग वंस को बर्थ भी देते हैं और अंडे भी देते हैं। ठीक है, रीजेनरेशन इज प्रेजेंट इन पॉरीफेरेंस एंड सीलेंट्रेट्स प्लेटीहेलमिन्थेस। रीजेनरेशन क्या होती है कि कोई अगर बॉडी का एक पार्ट जो है वो कट जाए या टूट जाए तो वो दोबारा से रीजेनरेट हो जाता है। तो ये हर एक एनिमल में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरेंस में, सीलेंट्रेट्स में और प्लेटीहेलमिन्थेस में होते हैं। ऑल एनिमल्स लैक सेल वॉल, नो प्लास्टर्स इन देयर सेल बट सीलेंट्रेट्स आर प्रेजेंट। हर एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके अंदर प्लास्टर्स भी नहीं होते और इनके जो अंदर है वो सेंट्रियोल्स होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स इन द सेल। ये एक सिंपल सा आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया है किंगडम एनिमेलिया के बारे में कि एनिमेलिया किंगडम क्या है और इसमें मौजूद जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो है
उनके अंदर रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन और जो है रिप्रोडक्शन और ये सारा किस तरह से आता है। अब हम इसमें एक एक फाइलम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पहले तो हम इसका क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एनिमल्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। और क्लासिफिकेशन जो है वो उसी चीज़ पर डिपेंड करती है, जैसे मैंने आपको कहा था कि उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुए होते हैं और उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रही होती है या उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके सिमिलर होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है और क्लासिफिकेशन जो है उसका ज़्यादा दारोमदार किस चीज़ पर होता है। साथ हम अपना बोर्ड भी रफ कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें फिर बोर्ड ज़रूरत है। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। Kingdom Animalia is divided into two subkingdoms, protozoans and humatozoans. ठीक है, अब किंगडम पहले हम लिखते हैं एनिमेलिया, और एनिमेलिया को हमने दो में डिवाइड किया है, प्रोटोजोआ और दूसरा है यूमेटोजोआ। प्रोटोजोआ एंड यूमेटोजोआ. The two subkingdoms are formed on the basis of presence or absence of the cellular organization. दोनों डिपेंड किस पे करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर, कि किस हिसाब से सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं हैं, ये सारी इसकी बेसिस होती है। द प्रोटोजोआ, पैरा मीन्स बिसाइड एंड जोन मीन्स एनिमल्स, बिसाइड एनिमल्स, आर एन एंसेस्ट्रल सब किंगडम ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये एनिमल किंगडम के बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स में आते हैं, यानी उनके बहुत ज़्यादा पुराने आबा अजदा में आते हैं। They are simple multicellular animal believed to be evolved from protozoans. Their body is just collection of cells which are not differentiated into tissues or organs. There is some division of labor among cells but not strongly associated perform a specific collective function. अब प्रोटोजोआ की जो बात कर रहा है, तो प्रोटोजोआ में आपको ये बताएंगे कि ये जो है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर जो एवॉल्व कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ ख़ास नहीं है। इनकी बॉडी में जो है सेल्स मौजूद हैं बट नो टिश्यूज़ एंड नो ऑर्गन्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ मौजूद नहीं हैं, बट स्ट्रॉन्गली इनके जो सेल्स हैं वो बहुत अच्छा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये आ गया आपके प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ जो है वो आपके बहुत एंसेस्टर्स एनिमल्स किंगडम से बिलोंग करते हैं। इनमें सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनमें सेल्स हैं लेकिन टिश्यूज़ और ऑर्गन्स नहीं होते, और सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिक अपने तमाम के तमाम फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। The only surviving protozoas are sponges belong to the phylum Porifera. अभी तक जो इसका करेक्टरिस्टिक सामने आ रहा है, उसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, वो हैं स्पॉन्जीज। मार्कर बिल्कुल स्पॉन्जीज, ठीक है, which belongs to the phylum Porifera. Most asymmetrical animals, however, few are radically symmetrical. Most इसमें जो है वो asymmetrical हैं और कुछ जो है वो रेडिली सिमेट्रिकल भी इसमें मौजूद हैं, स्पॉन्जीज हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सब किंगडम यूमेटोजोआ। सब किंगडम यूमेटोजोआ includes animals in which body cells are arranged into tissues, the tissues are organized into organs and organ into organ system. ठीक है, अब क्या होता है, सेल की स्टेजेस होती हैं। सिंगल सेल होता है, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म, ये है आपकी किंगडम यूमेटोजोआ। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सेल नहीं होता,
टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जबकि प्रोटोजोआ में हमने आपको कहा था कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सेल, नो टिश्यूज एंड नो ऑर्गन्स. फाइन. The tissues of eumetozoas are arranged into layers, either diploblastic or triploblastic. इसमें लेयर सिस्टम भी होता है. अब लेयर्स जो है इसकी वो दोनों तरह की होंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्ट, यानी अरेंजिंग ऑफ 3 layers एंड अरेंजमेंट ऑफ द 2 layers. ओके. Germinal layers are present in the development of the embryo. जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी उसमें जो है जर्मिनेशन होगी इन सब की. ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स. अच्छा, अब आप इसमें ज़रा देख लें कि आपको एक टेबल बताया गया है जिसमें किंगडम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिट्री एंड जर्मिनल लेयर है, बॉडी कैविटी और सीलोम है और फाइलम है. सबसे पहले आपको सेलुलर लेवल बताया है जिसमें प्रोटोजोआज आते हैं और थोड़े से पॉरीफेरस भी आते हैं. एनिमेलिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और यूमेटोजोआ आते हैं. यूमेटोजोआ में रेडियल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बायलेटरल भी होते हैं. रेडियल में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो रेडियली डिवाइड हो जाते हैं और बायलेटरली भी डिवाइड. तो इसमें मैंने आपको बताया कि दे आर रेडियली, which is concentrate of the coelom terrata. Then bilateral triploblastic में without body cavity, इनमें body cavity नहीं होती जैसे platyhelminthes और acoelomates. ठीक है. With false coelom है लेकिन अपनी existence को show नहीं करवाला, उसमें acoelomates है जिसको pseudocoelomates भी कहते हैं, और ट्रू सीलम जिनमें है वो एनिलिडा भी है, आर्थ्रोपोडा भी है, मलुस्का भी है, एकाइनोडर्मेटा भी है, हेमिकॉर्डेटा भी है और कॉर्डेटा भी है. ये सारा टेबल आपको क्या शो करवा रहा है? क्लासिफिकेशन, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने किंगडम देखनी है, उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, सिमिट्री देखनी है कि रेडियल सिमिट्री है या बायलेटरल सिमिट्री है, बॉडी कैविटी में क्या है, सीलोम है या फॉल्स सीलोम है या फिर ट्रू सीलोम है, और फिर वो कौन से फाइलम में आते हैं, पॉरीफेरा में आते हैं, सिलेंट्रेट में, प्लेटीहेल्मिन्थीस में, एनेलिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, मलुस्का में, एकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में या कॉर्डेटा में. ठीक है, ये आपका हो गया पूरा क्लासिफिकेशन. एकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज. एकाइनोडर्मेट्स में जो है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेज में है, तो उसमें या रेडियल या बायलेटरल उस वक्त आता है जो डिपेंड करता है उसके जो है स्टेज पे. सब किंगडम यूमेटोजोआ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी इज रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है, ये अब आपको किंगडम के बारे में बता रहे हैं. रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री. रेडियल में आपके पास मल्टीपल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आता है, जो मैंने आपको ये बताया, दिस इज द रेडियल सिमेट्री, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. और अगर आप बायलेटरल सिमेट्री में आते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है वेंट्रल पोर्शन होगा, डोर्सल पोर्शन होगा, फ्रंट होगा, देन पोस्टीरियर होगा, फ्रंटल पैनल होगा और फिर जो है सिमेट्री जो है वो डिवाइड हो जाएगी. अब थोड़े से हम इसमें से ग्रेड्स देखते हैं कि ग्रेड रेडिएटा क्या होता है और ग्रेड बायलेटरल क्या होता है. Radiata, this grade includes readily symmetrical animals, for example, coelentrates and adult echinodermates. इनमें रेडियल सिमेट्री होती है जिसमें coelentrates आते हैं और एडल्ट echinodermates आते हैं. The arrangement of the body organ around a central axis and can be cut into 2 identical halves from any plane that pass to the central axis. अगर आप इसका एक सेंटर ले लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले लिजर्ड की एग्जांपल दी थी कि अगर आप इसका एक सेंटर ले लेंगे और उस सेंटर से अगर आप इसको कट करेंगे तो इसके बॉडी पार्ट्स जो है वो इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे. एक आंख यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी और इसके जो है इस तरह से बॉडी पार्ट्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे. 2 hands, 2 legs और इंटरनली बॉडी सिस्टम में भी डिवीजन जो है वो ऐसे होगी. No right and left sides. Mostly sessile animals thus considered an adaptation of a sessile life. बहुत सारे जो है वो sessile life गुजार रहे हैं. Grade bilateral includes bilaterally symmetrical animal. Example from phylum
platyhelminthes to chordata. Their body can be cut into two identical halves from a single longitudinal plane running down the middle line. मैंने आपको बताया कि running down the middle line यहाँ पर आके ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा. जब हम इसको कट करेंगे तो वो न्यूक्लियस के साथ अपने हिस्सों से कट हो जाएगा एक्सिस के साथ. ठीक है. राइट एंड लेफ्ट साइड्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस. अब राइट और लेफ्ट साइड इसमें आ गई है, राइट साइड और लेफ्ट साइड आ गई है, डॉर्सल आ गए है, वेंट्रिकल आ गए है, फ्रंटल आ गए है, बिसाइड्स आ गए है. और तो ये सारा जो है ये बायलेटरल होगा. मोस्ट मोटाइल एनिमल्स दस कंसिडर्ड एन एडेप्टेशन ऑफ मोटेलिटी. अब ये बहुत मोस्ट ऑफ देम इसमें जो है वो मोटाइल हैं, मूव करते हैं और इनमें ये खासियत है या ये कहा जा सकता है कि इन ऑर्गेनिजम्स ने मोटेलिटी का स्टार्ट किया. मोटेलिटी का स्टार्ट मतलब कि इन्होंने जो है वो मूवमेंट का स्टार्ट लिया. फिर क्लासिफिकेशन आपकी आ जाती है किस चीज़ के ऊपर, फिर आपकी आ जाती है जनाब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक पे. टू जर्म लेयर्स एनिमल्स दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. पहले बताया दो लेयर्स होंगी, एक बाहर की अंदर की एक्टोडर्म और एंडोडर्म. इन बिटवीन दीज लेयर्स जेली लाइक मेसोग्लिया इज प्रेजेंट विच इज़ मोस्टली नॉन सेलुलर. ऑब्वियसली सी बात है वो मेसोग्लिया जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस है और वो सेलुलर नहीं है. मोस्टली डिवॉइड ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एंड इसमें कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है. दे हैव नो स्पेशल नर्वस सिस्टम रादर देन द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. और जो है गेंगेलिया भी विद फ्यू गेंगेलियाज. रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद द सिंपल ओपनिंग है इनमें. बोथ आर फ्रॉम माउथ एंड एनस. फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम निडेरियन. थ्री जर्म लेयर्स इसमें थ्री मौजूद हैं. पहले बता दिया एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. ये विजिबल होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनके अंदर होती है और ट्रांसफॉर्म जो है वो वेरियस ऑर्गन्स करते हैं. मोर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट. दे हैव स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम हैविंग गैंग्लिया और ब्रेन. इसमें गैंग्लिया भी होता है और ब्रेन नर्वस सिस्टम जो है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो भी इन्होंने अडॉप्ट किया है. बायलेटरल सिमेट्री होती है, ऊपर बता चुके हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज ट्यूबुलर हैविंग एंटीरियर माउथ, पोस्टीरियर एनस एंड क्लॉकुला. इनमें आपको बता दिया डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है. ऑल फाइलम एक्सेप्ट सीलेंट्रेट्स फ्रॉम दैट इज फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थीज टू कॉर्डेटा. ये प्लेटीहेलमिन्थीज से कॉर्डेटा तक तमाम के तमाम एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं, सिवाय सीलेंट्रेट्स के जो हमने आपको बताया है कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि आपको क्लियर नहीं होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने फिर हाजिर होंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.